सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. आज तो लेट नाइट पक्की, 4 और ऑर्डर्स। ओह नो, डिलीवरी वाले को भी आज ही छुट्टी लेनी थी। तो तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में भूल गई। हाँ समझ लो, पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीक लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिल तुम्हारे साथ चलेगा। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीट मामले में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपना बयान दिए। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर हमला बोले। नीट मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई ने पटना एसएसपी को तलब किया। अब खबरें विस्तार से। नीट मामले में विपक्ष के सवाल पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में कार्रवाई हो रही है, अपराधी छोड़े नहीं जाएंगे। अब इस मामले को सीबीआई ने टेकअप कर लिया है, एक एक लोग को जवाब देना होगा। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका दिमाग खराब हो गया। उनके पिता लालू यादव गुंडागर्दी के प्रतीक हैं। लगातार कार्रवाई चल रहा है और जो अपराधी हैं उसको छोड़े नहीं जा सकते, एकदम स्पष्ट तौर पर है। और अब तो सीबीआई ने भी इसको टेकअप कर लिया है। सीबीआई सब पर कार्रवाई करेगी, एकदम श्योर रहिए, और जवाब देना पड़ेगा एक एक व्यक्ति को। दिमाग खराब हो गया है, उनको याद करना चाहिए उनके पिताजी के राज को। गुंडागर्दी सीएम हाउस से होती थी, सीएम हाउस में बैठकर रैंसम वसूले जाते थे और लालू प्रसाद जी पंचायती करते थे। वो दिन हम लोगों ने देखा है लालू जी का। लालू जी तो गुंडागर्दी के ही प्रतीक हैं बिहार में। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर पेपर लीक मामले को लेकर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव एक प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते सिर्फ ट्वीट कर ही जवाब देंगे, उनको सामने आकर जवाब देना होगा। क्वेश्चन लीक मामले में परिवार के साथ उनका क्या संबंध है? वक्त की जिम्मेवारी सिर्फ ट्वीट करना है, जनता के बीच उसकी आंसू पोंछने का नहीं, उसके दर्द को समझने का नहीं, प्रशासन के द्वारा किए गए कार्रवाई से अवगत नहीं कराना। सरकार पूरी तरह से सजग है, कार्रवाई कर रही है। आप अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। आपको हमने कहा था 24 घंटा के अंदर बताइए कि पेपर लीक मामले में जो जांच चल रही है, आपका प्रीतम के साथ, सिकंदर के साथ क्या संबंध है, आपके परिवार से उसका क्या साठगांठ है, क्यों सच नहीं बता पा रहे, लोगों को भरमा रहे। और आपने देखा है कि प्रशासन की सजगता, कि बैंक लूटने के मामले में किस तरह से पुलिस ने इनकाउंटर किया है 2 लोगों को, जो घायल भी हुआ है। और पूरी तरह से लोग सजग है, अपने लोगों को सजग करिए, चेता दीजिए, सावधान हो जाइए, क्योंकि जो जंगल राज के पुरोधा आपके हैं
वो अपराध और भ्रष्टाचार में संलिप्त रहेंगे तो वो बख्शे नहीं जाएंगे, उनकी भी दुर्दशा तय है। चाहे अपराधी हो या माफिया या भ्रष्टाचारी, सरकार सब पर निगाहें रख रही है, पूरी सजगता से काम कर रही है। बरगलाने का खेल नहीं, सच को स्वीकारना और पद की, संवैधानिक पद पर बैठे जिम्मेवारी का निर्वहन करें, सिर्फ ट्वीट न करें। नीट पेपर लीक के मामले को अब सीबीआई को दे दिया गया है। सीबीआई अपने स्तर से इस मामले की जांच कर रही है। इसके तहत सीबीआई ने कार्यालय में पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा को भी तलब किया। इस दौरान सीबीआई के कार्यालय में राजीव मिश्रा अपनी टीम के साथ पहुंचे, जहां माना जा रहा है कि उनसे पेपर लीक के मामले को लेकर जानकारी ली गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा को घेरा है। सोशल मीडिया के जरिए तेजस्वी यादव ने सरकार से सवाल पूछा है। तेजस्वी यादव के इस सवाल को लेकर एएमआई के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि चाहे राज्य में राजद की सरकार हो या एनडीए की सरकार, सभी के राज्य में बिहार में अपराध बढ़ा है। सरकार करप्शन में डूब गई है। एनडीए के लोग हों चाहे महागठबंधन के लोग हों, ये शब्दों का प्रयोग करते हैं, शब्दों की बाजीगिरी करते हैं। सच तो ये है कि जंगल राज का समापन बिहार में हुआ ही नहीं है और कहीं सड़कों पे लूटा जा रहा है, कहीं पदाधिकारियों के जरिए से लूटा जा रहा है और इस लूट खसोट ने बिहार की जनता की हालत, इनकी कमर तोड़ डाली है। हाँ, ये और बात है कि नीतीश जी जिस दावे के साथ आए थे, इन्होंने कहा था कि मैं करप्शन को, कम्युनिज्म को और क्राइम को रोकूंगा और बढ़ने नहीं दूंगा, लेकिन ये तीनों मामले में फेल हुए हैं। करप्शन में डूब गई है सरकार, बल्कि आप देखेंगे कि आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है, आप जाकर देख लीजिए एस्टीमेट का घोटाला कितना बड़ा वहाँ पर हो रहा है। मिस्टर पाल रहे वहाँ पर, लूट के बर्बाद कर दिया पूरे आरडब्ल्यूडी को और एस्टीमेट का जितना घोटाला हुआ है, पोस्टिंग में, बहाली में जितना घोटाला वहाँ हुआ है, इतना घोटाला कहीं भी नहीं हुआ है। और अभी देखेंगे आप कि जो कार्य प्राइवेट तौर पर जो मकान लोगों का 50 लाख रुपए में बन जाता है और सरकारी जब वो खजाना उसमें लगता है तो 1.5 करोड़ का एस्टीमेट बनता है और उसमें 30 लाख रुपए भी खर्च नहीं हो रहे हैं। इस तरह आवाम के गाढ़े खून और पसीने की कमाई का लूट हो रहा है। बेटियों के साथ इस्तेसाल हो रहा है, बेटियों का चीरहरण हो रहा है, सीताओं का। और अभी मुजफ्फरपुर में बेरोजगार बेटियां, उनके साथ जो कुछ हुआ है, सरकार को चुल्लू भर पानी में डूबकर मरना चाहिए। नीट क्वेश्चन पेपर लीक मामले को लेकर सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। आरोपियों के द्वारा बेल के लिए अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन कोर्ट ने सीबीआई के टेक ओवर की जानकारी देते हुए बेल देने से मना कर दिया। लेकिन सीबीआई के द्वारा टेक ओवर का लेटर कोर्ट को उपलब्ध नहीं कराया गया, इस कारण इस पर कोई फैसला लिया नहीं जा सका। सीबीआई का लेटर प्राप्त होने के बाद कोर्ट इसे सीबीआई की विशेष अदालत में भेज सकती है। सुनवाई होना था, लेकिन पीटी साहब जो है इसमें एक आवेदन उन्होंने दिया है कि इसमें जो ये केस जो है वो अब सीबीआई अपने हैंड ओवर में ले ली और उनके पास तो कोर्ट ने उनको बोले हैं कि अगर ये ने एक चिट्ठी जो जारी हुआ वो आप मेरे को दे दिए तब मैं इसका सुनवाई नहीं, आज सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि पीपी साहब ने एक घंटे का मोहलत दिया है कि ये द्वारा जो सीबीआई को हैंड ओवर की गई केस को, उसका लेटर जब मैं दे दूंगा तो ये केस जो है सीबीआई के पास सुनवाई के लिए चली जाएगी। आज की जो सुनवाई हुई थी कोर्ट में कितने लोगों के लिए सुनवाई हुई है? आज पीपी साहब ने बोला कि 2 आदमी को उन्होंने एक लिखित आवेदन दिया है जिसमें बीपी नंबर 1078 और 1168 जो नंबर दिए हैं वो उनको एक लिखित आवेदन उनके पेटिशनर ने दिया है कि हम इसको केस को विड्रॉ करेंगे। बाकी लोग का सुनवाई के लिए रखा हुआ था, लेकिन सुनवाई इसलिए कारण नहीं हुई कि आज जो डायरी की मांगी थी, लेकिन वो डायरी नहीं आ पाया, इसलिए कि अभी ये केस सीबीआई के अंडर में चलेगी, इसलिए आज अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और केस अभी तथागत
एडीए 5 साहब के जब वो चिट्ठी जारी हो जाता है पीपी साहब उनको दे देंगे कि ये सीबीआई के पास चली गई, तो ये केस स्पेशल कोर्ट सीबीआई के पास चली गई। तो अब जो लगता है, अनुमान होता है कि ये केस जो अब सीबीआई स्पेशल सीबीआई को सुना जाएगा। 74वें जेपी आंदोलन की स्वर्ण जयंती राजकीय आयोजन के रूप में मनाई जाने की अपील की गई। जेपी सेनानियों ने आयोजित संपूर्ण क्रांति सम्मेलन में चर्चा करते हुए अपील किया। उन्होंने कहा कि जेपी आंदोलन ने दुनिया को लोकतंत्र की अपार ताकत से परिचित कराया और भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल कर रख दी। इसलिए इसे राजकीय स्तर पर स्वर्ण जयंती कार्यक्रम को पूरे देश भर में मनाया जाए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आगे आए और महिलाएं उस समय आंदोलन में आना और एक लड़की के लिए घर से बाहर जाना मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। ये जाना तो बहुत ही मुश्किल था, फिर भी उसमें हम लोग अग्रसर हुए और वो समाज से हम लोग ये नहीं हम लोग निष्कासित नहीं किए गए हैं, उससे हम लोग लड़े हैं, समाज से लड़े हैं, उसका सामना किए हैं। तो ये हम लोग के लिए भी गर्व की बात है। जयप्रकाश नारायण के द्वारा आज के दिन 25 जून को एक संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि संपूर्ण क्रांति का कहने का ये उनका तात्पर्य था कि पूर्ण बदलाव उन्हें चाहिए थी पूरे देश में। जो छात्र आंदोलन एक मांग उठाया गया छात्र आंदोलन के द्वारा, और कुछ मांगे वैसी थी जो सारे समाज की भलाई के लिए थी। वो 7 मांगे थी जो पूरी जनता उसे आगे स्वीकार करती रही। मेरा ये कहना है कि आज हमारा विश्व पर्यावरण दिवस को भी इसी तरह मनाया जाए। जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा कुछ उनको परिवर्तन चाहिए थी, कुछ मांगे थी उनकी, जो देश की कुनीति के कारण इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा सरकार के द्वारा, वो जेपी आंदोलन के द्वारा उस इंदिरा सरकार को उखाड़ फेंका गया था। आज ये मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी जेपी आंदोलन हैं वो सारे एकत्रित होकर एक समुद्र बने, वो समुद्र की इतनी गहराई हो कि लोग डरे जेपी सेनानियों के पास पहुंचने से और उनका हर अधिकार पूरा हो। मैं इस निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर्यावरण को देखते हुए, इस दुशासन को देखते हुए सारे लोग एक वृक्ष जरूर लगाएं। अपना परिचय। विशाल सिंह। बिहार सरकार के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा राज्य के वृक्ष विहीन पहाड़ों पर पौधारोपण कर हरा भरा बनाया जाएगा। इसके तहत औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई जिलों में सीड बॉल के जरिए पेड़ लगाकर उन्हें हरा भरा बनाया जाएगा। राज्य सरकार के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन तथा सहकारिता विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई जिले में पहाड़ों पर वृक्षों का अभाव है। इसे दूर करने और हरा भरा बनाने के लिए वन विभाग ने व्यापक योजना बनाई है। योजना के तहत औरंगाबाद जिले में पहाड़ों पर इस वर्ष 50,000 सीड बॉल डाले जाएंगे। जिन पहाड़ों पर पहुंचना आसान नहीं होगा, वहां सीड बॉल डालने के लिए ड्रोन तथा हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जाएगी। विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों की मदद से करीब 4 लाख पौधे लगाए जाएंगे। पर्यावरण, वन, जलवायु विभाग के माध्यम से जिले में जो कार्य कराए जा रहे हैं उसका विस्तार से हमने आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है कि क्या पेड़ लगाने का लक्ष्य यहाँ पर है, उसकी तैयारी कर ली गई है। हमारे पास जो नर्सरी है, पौधे तैयार जा करके हैं और मानसून का हम इंतजार देख रहे हैं। जैसे ही बारिश आएगा और दूसरी बारिश हम लगाने का काम शुरू कर दें। सबसे बड़ा जो काम करने जा रहे हैं वह है पहाड़ों पर। औरंगाबाद में पहाड़ हमारे, तो ऐसे पहाड़ जो नंगा है उनको कवर करना, आच्छादित करने के लिए हमने तय किया है 50,000 का लक्ष्य। सीड बॉल यानी मिट्टी और खाद को मिलाकर सीड हमने डाल दिया है, उसको मैनुअल तरीके से और ड्रोन के माध्यम से तैयारी हम लोग कर रहे हैं या हेलीकॉप्टर से छिड़काव करेंगे। इसमें गया है, औरंगाबाद, नवादा, जमुई, ऐसे तमाम से जिले पहाड़ों से घिरा हुआ जिला हमारा है। वहाँ सभी हमने डीएफओ को आदेश दिया है कि आप तैयारी करें। तैयारी चल रही है, हमारा लगभग यहाँ भी बनकर तैयार है और हम जैसे वर्षा आएगा उसको हम करेंगे। पूर्णिया के रुपौली विधानसभा में इस बार उपचुनाव होने वाला है। वहीं इस चुनाव में कई नाम सामने आए, मगर लोकसभा चुनाव हारने के बाद एक बार फिर से महागठबंधन की ओर से बीमा भारती चुनावी मैदान में उतरी है। इसको लेकर बीमा भारती ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर बहुत अच्छा रुझान है। उन्होंने उपचुनाव जीतने का दावा किया। चुनाव रिजाइन दिए हैं, फिर उपचुनाव हुआ है और इसमें जो है कि अच्छा
पूरा जो है कि क्षेत्र में घूम रहे हैं। थोड़ा छाप के लिए इधर उधर हो गया था, लेकिन इस बार जो है कि पूरा लालटेन जलेगा यहाँ रुपौली में। सबका मन बन चुका है, सभी जाति सभी समाज का एकदम पूरा बिल्कुल मन बना है और जीतेंगे। आगामी चुनाव भी विधानसभा का करीब है, अगले साल होने वाला है, क्या कहना है? उसमें भी होगा, इसमें जीत होगा, इसके बाद लगातार मेहनत जारी रहेगा। फिर 2025 में फिर चुनाव होगा, उसमें हम लोग तैयारी में अभी से लग चुके हैं। इसके बाद जीतने के बाद फिर उसी में है, मेहनत मेरा जारी रहेगा। क्षेत्र में लगातार रहते हैं, यहाँ पर रुपौली के जनता का सेवा में हर समय हम लोग तैयार रहते हैं। 25 जून 1975 को कांग्रेस द्वारा नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। इसको लेकर भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज का दिन उस काले दिन की याद दिलाता है जब कांग्रेस के शासनकाल में पूरे देश में आपातकाल लगा दिया गया था, लोगों से संवैधानिक अधिकार छीन लिए गए थे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने लोगों को भ्रमित करने के लिए कहा कि मोदी सरकार बनेगी तो संविधान को बदल देगी। राजनीति में झूठ की पराकाष्ठा है। आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के उस काले दिन को याद दिला रहा है जब कांग्रेस के शासनकाल में 25 जून 1975 को पूरे देश में आपातकाल लगा दिया गया था। लोगों से संवैधानिक अधिकार छीन लिए गए थे, भेड़ बकरियों की तरह लोगों को जेल में ठूस दिया गया था। लेकिन उसी कांग्रेस के युवराज ने लोगों को भ्रमित करने के लिए कहा कि मोदी सरकार बनेगी तो संविधान बदल देगी। राजनीति में यह झूठ की पराकाष्ठा है। एक की दादी ने संविधान को बंधक बनाकर देश में आपातकाल लागू किया और दूसरे के पिता ने नौकरी के नाम पर गरीबों की जमीन हड़प ली। लेकिन ये इतने बेशर्म और निर्लज्ज है कि यही लोग संविधान को खतरे में बता रहे हैं। देशद्रोही और मक्कारी इनको खून में है। राजनीति में जिसका उदय ही आपातकाल के खिलाफ हुआ, वही आज आपातकाल लगाने वाली कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गया। इसकी स्थिति 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को जैसी है। भाजपा नेता नीरज कुमार ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज के ही दिन कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की थी। कोर्ट, जज, मीडिया सबका अधिकार छीन लिया गया था। वहीं आम जन के मौलिक अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया था। कांग्रेस को संविधान और लोकतंत्र की हत्या के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। आपातकाल का यह दिन काले दिन के रूप में जाना जाता है। कोर्ट हो, जज हो, सबों के अधिकार को कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कम कर दिया था। आम जन के मौलिक अधिकार को उन्होंने समाप्त करने का काम किया था। इसके लिए कांग्रेस को आज माफी मांगनी चाहिए देश से। लोकतंत्र की हत्या की गई थी। आज ही के दिन कांग्रेस ने संविधान की हत्या की गई थी और आज ये लोग बात करते हैं कि संविधान की हत्या कर रहे हैं हम लोग। अगर आज हत्या होती, अगर आज लोकतंत्र नहीं होता तो आप नहीं कह पाते कि चौकीदार चोर है। लेकिन उस समय किसी भी नेता प्रतिपक्ष का बयान हो, कोई पत्रकार अपने मन से कुछ भी छाप नहीं सकता था। इस तरह का अंकुश आपने मीडिया, कोर्ट, आमजन सब पर लगा दिया था। इसके लिए आपको आज माफी मांगनी चाहिए। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।